बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक द हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स है। हम आज के दौर में नॉलेज से घिरे हुए हैं। हर फील्ड, हर सब्जेक्ट अपने आप में एक नुमायाँ किरदार अदा करता है हमारी लाइफ में। कोई भी फील्ड की शुरुआत और वो आज जिस मुकाम तक पहुंची होती है, उसमें हिस्ट्री के बहुत से कैरेक्टर्स और बहुत से हार्ड वर्किंग लोगों का किरदार होता है। हम आज जो भी पढ़ते हैं या आज जो भी हम सुनते हैं या कोई भी नॉलेज किसी भी फील्ड का, किसी भी सब्जेक्ट का जो हमारे पास पहुंचता है, वो एक एवोल्यूशन के थ्रू हमारे पास पहुंचा हुआ होता है। वो सबसे पहले किसी ने किया होगा, उसके बाद वो रिफाइन होता है और रिफाइन होते होते और ये रिफाइन करने का प्रोसेस चलता रहता है नॉलेज की दुनिया में। इसी तरह वाइडर स्टैटिस्टिक्स क्या एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत हेल्पफुल फील्ड है, जो हमें काफ़ी सारे ज़िंदगी के हिस्सों पे हमारी मदद करता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स, और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स की हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से शुरू हुई, किस तरह इस फील्ड ने एवोल्यूशन को फेस किया, किस तरह इस फील्ड में बढ़ावा आया और कैसे हम तक ये फील्ड आज पहुंची है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक होता क्या है। सबसे पहले, क्योंकि हमने अगर किसी भी चीज़ की हिस्ट्री में जाना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाइटल स्टैट्स हैं क्या। अगर आपको नहीं पता कि वाइटल स्टैट्स क्या है तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप अपनी वाइटल स्टैट्स की डेफिनेशन देख सकते हैं और पर्सनल वाइटल स्टैट्स की भी डेफिनेशन देख सकते हैं। वाइटल स्टैट्स की डेफिनेशन ये है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा, बर्थ्स, मैरिजेस, डेथ्स एंड अदर सच सिग्निफिकेंट इवेंट। कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, ये जो डाटा हमें हेल्प कर सकता है किसी फ्यूचर प्रिडिक्शन में या कोई एस्टिमेट लगाने में, तो हम उस तरह के डाटा को वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उस तरह के कलेक्शन ऑफ डाटा को वाइटल स्टैटिस्टिक डाटा की कलेक्शन कहते हैं। पर्सनल वाइटल स्टैट्स में क्या आ सकता है? पर्सनल वाइटल स्टैट्स में हम एक कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे किसी इंसान की मेजरमेंट्स, फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी की मेजरमेंट्स या इस तरह की चीज़ें जो सिर्फ एक इंसान या एक फ़र्द से जुड़ी हों, उसे हम पर्सनल वाइटल स्टैट्स के ज़ुमरे में लेते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक हिस्ट्री के बारे में है तो हम विदाउट फर्दर अड्यू हम हिस्ट्री को डिगिन करते हैं और हम ये जानते हैं कि कहाँ से इस फील्ड की शुरुआत हुई, कहाँ से इस सब्जेक्ट ने शुरुआत अपनी पकड़ी। द वेरी फर्स्ट सिविल कंपाइलेशन, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली सिविल कंपाइलेशन कब हुई। सबसे पहले जो सिविल कंपाइलेशन और जो वाइटल स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट दिया गया, वो जेम्स स्टार्क नामी एक फिजिशियन था जिसने 1854 में दिया। ये स्कॉटिश फिजिशियन थे और स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक था। स्कॉटलैंड में स्टैटिस्टिक के पहले सुप्रिटेंडेंट जेम्स स्टार्क थे। शुरुआत के कुछ मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इन मेथड्स में हमारे पास कि शुरुआत में हिस्ट्री में जब इस सब्जेक्ट का आगाज़ हुआ तब कलेक्शन के मेथड्स क्या थे, तब कैसे कलेक्ट किया जाता था। तो इस काम के लिए चर्चेज़ को ज़िम्मेदारी दी गई इस काम की कि चर्चेज़ इस काम को लेके चलें। और उस वक्त के काफ़ी सारे चर्चेज़ जो थे उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो लोगों की बर्थ्स के, लोगों की डेथ्स के और लोगों की मैरिजेस के रिकॉर्ड्स रखें। द टर्म चर्च मेंबर, यहाँ पे हमारे जहन में एक सवाल आ सकता है कि चर्च ही क्यों?
कि चर्च ही को क्यों चुना गया इस तरह के काम के लिए। ज़हन में चर्च जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज जो आती है वो एक इबादत गाह की आती है कि क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उनकी इबादत गाह है, तो चर्च को ही क्यों चुना गया इस चीज़ के लिए। उस चीज़ में जाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि चर्च मेंबर की एक टर्म जो यूज़ की जा रही थी हिस्ट्री में, उसका क्या मतलब था। चर्च मेंबर्स में शामिल सिर्फ उनकी नोबिलिटी के लोग नहीं थे, यानी कि उनके फादर्स और प्रीस्ट वगैरह नहीं थे, बाकी कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे जिसमें कॉमन पीपल भी थे। अब उन कॉमन पीपल वो कौन लोग थे, वो ऐसे लोग थे जो बर्थ्स का डेथ्स का रिकॉर्ड रखते आ रहे थे सिंस रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर से ये ट्रेंड चला आ रहा था कि वो लोग बर्थ्स का और डेथ्स का रिकॉर्ड रख रहे थे। तो इन लोगों को चर्च मेंबर कहा गया कि इन लोगों की जिम्मेदारी दी गई कि ये लोग लोगों की बर्थ्स का, डेथ्स का और मैरिजेस का रिकॉर्ड रखेंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमारे माइंड में अराइज हो सकता है, कि हमारे माइंड में आ सकता है कि वाई हैव दे यूज्ड चर्चेज, कि चर्चेज को ही क्यों इस्तेमाल किया गया। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा डिग इन करके देखें तो जिस सोसाइटी से वाइटल स्टैटिस्टिक्स का आगाज़ हुआ, जिस सोसाइटी में वाइटल स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट दिया गया, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी। अब हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पता होगा कि एक उनके सारे जो रिलीजियस या सोशल गैदरिंग्स होती थी पुराने वक्तों में, वो चर्चेज़ में ही मुनक्किद की जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल शादियाँ, अभी भी काफ़ी क्रिश्चियन लोग अपनी शादियाँ जो हैं वो चर्चेज़ में ही जाके करते हैं। उसके अलावा फ्यूनरल, जनाज़े, उसके अलावा अगर किसी के घर में कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड है तो उसकी ब्लेसिंग वो अपने प्रीस्ट, अपने फादर से जाके उन्हीं चर्चेज़ में लेते थे। अब चाहे इन चीज़ों का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया हो कि लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स की तरफ जाते हैं, लेकिन पुराने वक्तों में जिस दौर में वाइटल स्टैटिस्टिक का कंसेप्ट दिया गया, उस दौर में मैरिजेस, फ्यूनरल्स और ब्लेसिंग ऑफ देयर न्यू बॉर्न चाइल्ड वर परफॉर्म्ड इन चर्चेस बाय द प्रीस्ट। तो ये आसान था लोगों के लिए एक ही जगह पे, क्योंकि उन्हें ये सारा डाटा मिल जाता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे उनको ईज़िली अवेलेबल हो जाती थी कि वहाँ पे ही शादी हो रही है और वहीं पे वो लोग उसको रिकॉर्ड कर लेते थे कि हाँ, इन लोगों की आपस में शादी हुई, इन लोगों की आपस में मैरिज थी यहाँ पे। अगर किसी का फ्यूनरल था वहाँ पर, तो वो फ्यूनरल भी वहीं रिकॉर्ड हो जाता था कि हाँ, ये डेथ था। कॉज ऑफ डेथ भी वहाँ पे मेंशन कर दी जाती थी कि इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी। और जो न्यू बॉर्न चाइल्ड थे, यानी कि जो बर्थ्स होती थी, उनका भी रिकॉर्ड इस तरह से आसानी से रख लिया जाता था, क्योंकि ये सारा डाटा उनको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन, एक फोकल पॉइंट जो था वो चर्च की सूरत में उन लोगों ने फराहम किया। अब हर हिस्ट्री की भी एक हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री बिफोर द हिस्ट्री। तो वाइटल स्टैटिस्टिक का कंसेप्ट जो था वो तो हमने जैसे डिस्कस किया कि 1854 में दिया गया, लेकिन इंसान 1584 से अपनी डेथ्स का, बर्थ्स का रिकॉर्ड रख रहे थे रजिस्टर्स में। ऐसे आसार मिलते हैं जहां 1584 से लोगों ने डेथ्स और बर्थ्स का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दिया था। अब हम इसके प्रोस्पेक्ट्स में जाते हैं कि प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है। जर्मनी में 1584 में सबसे पहले रिकॉर्ड डेथ्स और रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ रजिस्टर्स में ये काम शुरू किया गया जर्मनी में। जब इस काम की कामयाबी को देखा गया तो जर्मनी के बाद यूरोप के कई और ममालिक में इस चीज़ को तरगीब दी गई और इस चीज़ को एनहांस किया गया, मोटिवेट किया गया कि लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ रिकॉर्डिंग की हद तक नहीं थी कि सिर्फ आप लोगों का डाटा इकट्ठा नहीं कर रहे, ये उस वक्त के एम्पायर्स को
रन करने में भी मदद करता था। तो 1603 में क्वीन एलिजाबेथ के दौरे इक़्तिदार में सिमिलर रजिस्टर्स को इंग्लैंड में भी इंट्रोड्यूस किया गया। जब आपको पता होता है कि आपकी आबादी में कितने लोग हैं, आपकी आबादी में कितनी मैरिजेस पर डे हो रही हैं, आपकी आबादी में औसतन बर्थ्स कितनी हो रही हैं, तो आप एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ अपने एम्पायर को रन कर सकते हैं in order to compete with the other empires or with the international powers. तो 1603 में एक और भी सिग्निफिकेंट इवेंट शुरू होता है जिसको आज हम द ग्रेट प्लेग के नाम से याद रखते हैं। इस दौरान वाइटल स्टैटिस्टिक्स को जो रिकॉर्ड अभी तक सिर्फ रिकॉर्ड की जा रही थी, 1603 में द ग्रेट प्लेग जब शुरू हुआ तो वीकली बेसिस पर वाइटल स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ से इस चीज़ में इंटरेस्ट में एक राइज देखा गया। जब भी इंसान की ये फितरत है कि वो कोई भी ऐसा इंसिडेंट देखती है या ऐसा इंसिडेंट उनके सामने अकर करता है जो रोज़मर्रा की मामलात से थोड़ा डिफरेंट है या बहुत ही डिफरेंट है, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया जाता है। ये वो दौर था, द ग्रेट लीग का वो दौर था जिसमें आए दिन एपिडेमिक्स रहते थे। दुनिया उस वक्त अनसेफ थी और वीकली मोर्टेलिटी रिपोर्ट लोगों की अटेंशन कैच कर रही थी। जब लोग ये पढ़ते थे कि आज इस वीक में इतने लोगों की डेथ हुई है, इस बीमारी से डेथ हुई है, तो ये उस टाइम काफ़ी नई चीज़ें थी। आज तो हम न्यूज़ चैनल्स पे रोज़ाना इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं, लेकिन तब ये चीज़ें न्यू थी, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया लोगों में ये रिपोर्ट्स पढ़ने का, और यही बायस बना इस फील्ड को और ऊपर ले जाने में, यानी इस फील्ड की और ऊंचाई तक इसको पहुंचाने में। जब लोगों ने कॉजेज ऑफ डेथ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो इसमें एक एडिशन कर दिया गया कि जब भी किसी इंसान की डेथ होती तो उसमें कॉज ऑफ डेथ भी दिया जाता। अब बज़ाहिर तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि कॉज ऑफ डेथ, लेकिन ये चीज़ एक रिकॉर्ड हमें दी जाती है कि एक बीमारी कितने लोगों का डेथ की सबब बन रही है, एक तरह की बीमारी किस तरह लोगों में फैल रही है। वाइटल स्टैट्स हमें ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, और जब हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो हम उसके हिसाब से अपनी आइंदा आने वाली स्ट्रेटजी को बिल्ड कर पाते हैं। यानी अगर हमें एक तरह की बीमारी से काफ़ी सारी डेथ्स रिकॉर्ड होती हुई नज़र आ रही हैं, तो हम उस बीमारी की तहकीक करते हैं, हम उस बीमारी के खिलाफ लड़ने वाली दवाइयों की तहकीक करते हैं जो कि हमें उस बीमारी को रोकने में मदद देती है। इस तरह से वाइटल स्टैट्स इंसानियत के बचाव के लिए एक अहम किरदार अदा करती नजर आती है। अभी आपके स्क्रीन्स पर ब्लैक डेथ जिस टाइम को कहा जाता है उसकी एक वीकली रिपोर्ट नज़र आ रही है जो उस टाइम के लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप कर चुकी थी। हिस्टोरिक मोर्टेलिटी रिपोर्ट्स, ये वो रिपोर्ट्स थी जिन्हें एक डार्क एरा भी कहा जा सकता है, कि ये वो रिपोर्ट्स थी जो दिल दहला देने वाली थी। इन जर्मनी ब्रिस्लाव के काउंटी में, उनकी स्टेट में, उनकी कंट्री सिटी में 2/5 of the population died in 1633.
In Copenhagen, one-third of the population died in 1711. In Spain, the population fell from 6 million to 2.5 million. यानी इतनी ज़्यादा डेथ्स रिकॉर्ड की गई इस दौर में, जिस वजह से इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है और द डार्क एरा के नाम से भी जाना जाता है। इसे एपिडेमिक एरा भी कहा जा सकता है और ये इसकी शुरुआत द ग्रेट प्लेग से हुई। ब्लैक डेथ का जो स्प्रेड था वो आपके सामने एक वर्ल्ड मैप शो हो रहा है जो ये मेंशन कर रहा है कि इसकी शुरुआत और इसका फैलाव किस तरह से हुआ और इसने किस तरह से दुनिया को अपनी लपेट में लिया। The first comprehensive investigation in the field of vital statistics। सबसे पहली जो कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की गई वो एक लंदन के ताजिर जिनका नाम जॉन ग्राउंड था, उन्होंने पब्लिश की। ये इन्वेस्टिगेशन 1662 में पब्लिश की गई जिसका नाम था नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी। बज़ाहिर जॉन के पास कोई मैथमेटिकल ट्रेनिंग नहीं थी और उसके कंक्लूजन हमेशा सही भी नहीं थे, लेकिन ये वो पहला काम था जो इतना कम्प्रिहेंसिव किया गया और उसकी ओरिजिनलिटी इतनी ज़्यादा थी और उसमें जो आइडिया उसने डेवलप किया वाइटल स्टैट से रिलेटेड और उसकी अहमियत से रिलेटेड और किस तरह वाइटल स्टैट्स ने एक कम्प्रिहेंसिव रोल प्ले किया इस डार्क एरा में कि हम आज भी इस रिपोर्ट को बगैर अप्रिशिएट किए नहीं रह सकते। दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल अरिथमेटिक। ये तब की स्टैटिस्टिक्स का नाम है। स्टैटिस्टिक का पुराना नाम पॉलिटिकल अरिथमेटिक है। जैसे मैंने स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि एक फील्ड, एक सब्जेक्ट बहुत सी दौर से गुजर के, इवॉल्व करके और बहुत से सर्कमस्टेंसेस से गुजर के हम तक पहुंचना होता है। To know the basic of any field, we are obliged to thank the pioneer of that field। कि जो लोग जिन्होंने हार्ड वर्क करके आज के दौर में हमारे पास एडवांस्ड इक्विपमेंट हैं, तब के दौर में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। जो भी इंसान जिसकी भी बिना पर आज हमारे पास ये नॉलेज पहुंचा है, वो लोग हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत करके इस चीज़ को तलाश करके और हम तक पहुंचाने का ज़रिया बने हैं। तो वी आर obliged टू थैंक देम कि हमारा ये एक ट्रिब्यूट देने का तरीका है कि हम उन्हें याद रख के, उनके काम को याद रख के हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं कि उनकी वजह से आज हमारे पास एक एडवांस फील्ड जो कि आज इंसानियत के बचाने के लिए भी और एडवांसमेंट में, दुनिया के एडवांसमेंट में भी काफ़ी किरदार अदा कर रही है। हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स में अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में ज़रूर जिक्र करेंगे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में थी, तो हमने सिर्फ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव ऑफ द वाइटल स्टैटिस्टिक इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।